चलो फिर लेट अस बिगिन विद द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी एंड दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, अगर इस चैप्टर का वेटेज देखेंगे तो बोर्ड के अकॉर्डिंग इसमें से जो है आप 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, जबकि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि जो वेटेज बोर्ड ने दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आने चाहिए क्वेश्चंस। बट नियर बाय अराउंड चैप्टर का इम्पोर्टेंस जो है, उसका वेटेज जो है वो हमें बताता है कि उसमें से कितने कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पेज नंबर 1 ऑफ द चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1 ऑफ चैप्टर 1। तो अगर इफ विल गो, वी आर गोइंग टू गो पेज वाइज, मैं आपको पेज वाइज लेके जाऊंगा और हर एक पेज पे जो जो इम्पोर्टेंस लग सकता है वो सारा मैं आपको मार्क करवा के दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको आ सकता है डिफाइन फ्रेगमेंटेशन, ये टॉपिक आ सकता है सिंगल मार्क्स के लिए, जिसमें स्पाइरोगायरा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। स्पाइरोगायरा इज दी एमसीक्यू क्वेश्चन। देन बडिंग, बडिंग में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। स्पोर फॉर्मेशन में चाल्मिडोमोनास जो है, चाल्मिडोमोनास ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है। नेम द ऑर्गेन डैश फॉलोइंग द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें आपको एक सिलेक्ट करना रहेगा चाल्मिडोमोनास। ओके, तो हाँ, ये जो नीचे की 4 लाइन दी है फिगर नंबर 1.2 के बाद जो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन विच अकर्स इन अमीबा, पैरामीशियम, कैंडिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलियन एंड जेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। मैच द फॉलोइंग भी इसमें से आ सकता है। ये एज सच, ये जो कैन यू रिकॉल है, इसमें से एज सच को भी कोई क्वेश्चंस आए नहीं अभी तक, बट चांसेस होते हैं कि इसमें से मैच द फॉलोइंग आ सके। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 2, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स, अगेन एग्जाम्पल्स देखो, कटिंग का टॉपिक आ गया। कटिंग के टॉपिक में स्टेम कटिंग में आ गया है रोज और बोंजोविलिया, लीफ कटिंग में सेंसिवेरिया एंड रूट कटिंग में ब्लैकबेरी। यस, दिस एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट। ये मैच द फॉलोइंग में, या फिर आपको कहे एमसीक्यू में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, मैच द फॉलोइंग से भी ज़्यादा चांस एमसीक्यू में आने के। देन ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में आ सकता है किसको स्क्योन कहते हैं, व्हाट इज स्क्योन, देन व्हाट इज स्टॉक। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग अपने आप में 1 मार्क का डेफिनेशन आ सकता है। ओके, ग्राफ्टिंग का अपने आप में एक 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हो एग्जाम में। और जबकि इसके एग्जाम्पल्स जो है बहुत फेमस है, एप्पल, पेयर एंड रोज। सो इसके भी एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। देखो आपको कैसा है कि एग्जाम्पल्स तो सारे याद करने पड़ेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइप जो रिप्रोडक्शन मेथड्स है। तो ये जो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि क्या क्या पूरे चैप्टर में से पढ़ना है ना। वीडियो को आखिरी तक देना, क्योंकि ये चैप्टर का जो पूरा लास्ट तक मैं ये कंटिन्यू करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चैप्टर के मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। अब आपको ये हाईलाइट हो गया है तो इसके लिए आपको पूरे टेक्स्ट बुक रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में दे रहा हूँ अप टू द पॉइंट। आपको डायरेक्टली उस टेक्स्ट बुक ओपन करके आपको वो चीज़ें सारी पढ़नी है जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बाय हार्ट तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना। टिश्यू कल्चर, इट इज़ अ मेथड बाय विच स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू, इसमें भी एग्जांपल्स होंगे। देन स्टार्ट्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फ्लावर का डायग्राम जो है ये एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन तो एसएससी वालों को आ जाता है अभी आजकल, तो है ना। तो एसएससी में ये क्वेश्चन आ जाता है जिसका लेवलिंग बहुत ही ईजी है, तो 12th स्टैंडर्ड के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, अभी यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ओवर हियर व्हाट वी कैन सी इज के स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। यस, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर 4 मार्क वेटेज, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसमें एमसीक्यू है, टेट्रास्पोरोजेनेट पे एमसीक्यू आ सकता है,
ये एमसीक्यू बहुत फेमस है। द हेटेरोजेनेसिटी अराइजेस व्हेन सम हाइपोडर्मल सेल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्केस्पोरियल सेल्स। यस, दिस इज अ चांस ऑफ एमसीक्यू। टीएस ऑफ एंथर 4 मार्क में आएगा तो आपको टीएस ऑफ एंथर लिखना ही है। बाद में ये एक लेयर में से आता है टपेटम। यस, दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन। टपेटम, टपेटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द एंथर वॉल। तो आपको एग्जाम आ सकता है विच लेयर ऑफ द एंथर इज न्यूट्रिटिव। ओके, तो वहां पे टपेटम आ जाएगा। देन देर इज वन मोर एमसीक्यू हिडन ओवर हियर, लेट मी फाइंड आउट। आई रिमेंबर एक है, आगे होगा नेक्स्ट टॉपिक में, मैं आपको बताऊंगा। एक एमसीक्यू यहाँ पे हिडन है जो एक्सपेक्टेड होता है, सीईटी में भी आने के उसके चांसेस होते हैं। हाँ, ये दिस वन, 2 layered sporodom, the outer layer exine made up of complex non-biodegradable substance स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, तो पॉलिनेशन में हमने ये सीखा है कि वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनेशन मेथड्स में स्पोर जो होता है, स्पोर को वेरी हार्श वेदर कंडीशंस के गुजरना पड़ता है, राइट। तो उस हार्श कंडीशन में भी स्पोर को अलाइव रखना, हेल्दी रखना, ये किसके वजह से पॉसिबल है? स्पोरोपोलिनिन के वजह से। ओके, अब स्पोर जो है ज़रूरी तो नहीं है कि प्लांट में से एक बार निकल गया एंड्रोशियम में से तो तुरंत उसका फर्टिलाइजेशन होगा। नो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इट में टेक मेनी टाइम्स, द टाइम्स में बी इन टर्म्स ऑफ मंथ्स और इन टर्म्स ऑफ डेज ऑल्सो। तो उतने टाइम तक उस स्पोर को अलाइव रखना, उसके अंदर जो न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन रखना, ये किसकी वजह से हो पाता है? ये एक लेयर के वजह से, जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। ओके, ये क्या पॉपअप आ गया, इसको रिमूव करना, डिलीट। तो स्पोरोपोलिनिन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्साइन जो है, आउटर वॉल जो होता है स्पोरोडम का, वो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। और जो इनर वॉल होता है, दूसरे कहते हैं हम इंटाइन, ये बना होता है किससे? सेलुलोज से और पेक्टिन से। तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन से हाई चांसेस कमिंग इन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ये आया हुआ है पहले भी, गिव रीजन व्हाई पोलन ग्रेन्स कैन रिमेन वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है जो मैंने बताया, दैट्स पोलन ग्रेन्स। ओके, पोलन ग्रेन्स आर सराउंडेड बाय अ टू लेयर वॉल प्रोटेक्शन विच इज कॉल्ड एज स्पोरोडम, जिसके आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं एक्साइन और इंटरनल लेयर को हम लोग कहते हैं इंटाइन। तो जो आउटर लेयर होता है एक्साइन, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है, जबकि इनर मटेरियल जो है पेक्टिन और सेलुलोज से बना है। तो स्पोरोपोलिनिन होने के वजह से ही, बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन, द पोलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल। मूविंग टू पेज नंबर 4। ऑलवेज रिमेंबर करना है, पोलन वायबिलिटी पे क्वेश्चन आता है। अभी तक आया नहीं है, लेकिन चांसेस है कि पोलन वायबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, अगर आप मुझे पूछोगे कि ये, मैं पहले आपको है ना सारा 4-4 मार्क वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर वो सब क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा किसके आने के चांसेस है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो फिलहाल आप ये मार्क कर लो कि ये इसका वेटेज है 4 मार्क्स का, इसका वेटेज हो सकता है 4 मार्क्स। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल 4 मार्क्स वेटेज। मेगास्पोरोजेनेसिस 4 मार्क्स का वेटेज। मेगास्पोरोजेनेसिस तो करना है, एनाट्रोपस ओव्यूल भी करना ही है, आपने छोड़ना नहीं है। 110% इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रह सकता है। देखो, मैं जब 110% बोल रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई टिप्स या कुछ है। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। लास्ट 14 years आई एम टीचिंग बायोलॉजी टू स्टूडेंट्स, स्पेशली द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। तो जो पेपर एनालिसिस होता है, पास्ट पेपर, प्रीवियस पेपर एनालिसिस,
और करंट इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक का, एज पर दैट ये मेरा अजम्पशन है कि ये हमेशा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आता है। सो मेगास्पोरोजेनेसिस में ये भी आ गया, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर जिन बच्चों को लगता रहेगा कि वीडियो बहुत ही स्लो जा रहा है तो आप 1.5x पे देख सकते हो, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। पॉलिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉलिनेशन में से देखो क्वेश्चन आना ही आना है। आपका पेपर विदाउट पॉलिनेशन के बनेगा नहीं, या तो एमसीक्यू रहेगा, मैच द फॉलोइंग होगा, या फिर सिंपल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, जैसे कि अभी देखो हम जाएंगे पॉलिनेशन चैप्टर नंबर पेज नंबर 5 में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मेथड्स आ गया, इधर ऑटोगेमी आ गया, सेल्फ पॉलिनेशन, बाद में जिटिनोगामी, जेनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्वेश्चन आता है। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, अबायोटिक एजेंट्स एंड दी बायोटिक एजेंट्स, है ना। तो अबायोटिक एजेंट्स पे ज़्यादा जोर देना है आप लोगों ने, अबायोटिक एजेंट्स, और बायोटिक एजेंट्स पे भी उतना ही जोर देना है, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे अबायोटिक और बायोटिक में, जो करने बहुत ही आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। अब जैसा उसका पॉलिनेशन मेथड होगा, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एडेप्टेशंस इन प्लांट। ओके, तो ये एडेप्टेशंस आ सकते हैं। देखो यहाँ पे अबायोटिक एजेंट्स में बहुत सारे एडेप्टेशंस दिए गए हैं, बायोटिक एजेंट्स में डिफरेंट टाइप्स। अबायोटिक एजेंट्स में आ जाता है पॉलिनेशन बाय विंड, जिसे हम लोग कहते हैं एनिमोफिली, उसके एडेप्टेशंस आ गए। बाद में पॉलिनेशन बाय वाटर आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में 2 टाइप होता है, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। फिर बायोटिक एजेंट्स में आ गया एंटोमोफिली, जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। बाद में बर्ड से पॉलिनेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। बैट से होता है, उसे कहते हैं चैरोप्टोफिली, राइट। तो नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि सर अभी पॉलिनेशन तो पूरा ही करना है, लगभग हम मार्क कर रहे हैं, तो पूरा चैप्टर ही मार्क कर रहा जा रहा है, तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। तो डोंट वरी, मैं आपको रेटिंग के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है जिसके ज़्यादा आने के चांसेस है। प्लस दूसरी चीज़ ये बता दो, देखो बच्चों 16 चैप्टर है आपके बायो में, और ये सारे चैप्टर्स में से ना कुछ चैप्टर के वेटेजेस बहुत कम है। जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात कर लो, 3 मार्क्स का ही वेटेज होता है, तो उसमें आपका कंटेंट कम हो जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसे चैप्टर्स जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल एज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये ऑलरेडी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, तो इसमें लगभग पूरा चैप्टर कवर हो ही जाता है पढ़ने के लिए। प्लस इसका दूसरा बेनिफिट बताता हूँ। देखो, अगर आपने एडेप्टेशंस इन प्लांट, जो ये पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग है, वो अगर आपने प्रॉपरली पढ़ लिए, तो इसका आपका बेनिफिट क्या है। यही कंसेप्ट जो है आपको इकोसिस्टम के चैप्टर्स में भी यूज हो सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम में एक एडेप्टेशन का टॉपिक है आपको, राइट। इकोसिस्टम के लास्ट जो 3 चैप्टर्स है, उसमें एक एडेप्टेशन का टॉपिक है, तो एडेप्टेशन के टॉपिक वो भी जो है एक इक्वल वेटेज रखता है एग्जाम में आने के लिए। तो अगर वो एडेप्टेशन का टॉपिक भी आता है, तो उसमें आप एग्जाम्पल्स के तौर पे ये एडेप्टेशंस लिख सकते हो। दिस आर दी वैलिड आंसर्स। तो वहाँ पे आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप पॉलिनेशन के एडेप्टेशंस पढ़ रहे हो, और यही कंसेप्ट जो है आपका वहाँ के लिए भी रेडी हो जा रहा है। ओके, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आता है, बट ऐसे 4 मार्क्स के लिए कम चांसेस है। अब डिचिकोमी आता है, आया हुआ है पहले, और हेटेरोस्टेली 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये आते हैं। देखो, एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है, क्वेश्चंस जो सेट हुआ, अभी क्वेश्चंस कैसे सेट होते हैं, पेपर कैसे सेट होता है, वो तो मुझे भी नहीं पता है। बट जब भी कोई एग्जामिनर या फिर ग्रुप ऑफ एग्जामिनर्स पेपर सेट करते हैं, तो उनका कोई ऐसा हार्डकोर इंटेंशन नहीं होता है कि पेपर को एकदम टफ बनाना है ताकि ज़्यादा बच्चे फेल हो जाए, या फिर पेपर को एकदम ईजी बना देते हैं जिससे बहुत सारे बच्चे पास हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। पेपर जो बनाया जाता है ना, हर तरीके के बच्चे के लिए बनाया जाता है, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन वो ऐसे डालते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जिसने मेहनत करी है, पढ़ा है, जिसको नॉलेज है, वो एटलीस्ट पास हो जाए। स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं,
राइट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इनको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना है, तो भी हम उनका अभी कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कि वो वर्नाकुलर मीडियम से हैं, उनको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बट इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, जिसकी वजह से उनके आंसर की क्वालिटी उतनी बन नहीं पा रही है, तो वो भी पास हो जाए। वो पास होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रट लेते हैं, कंसेप्ट उनको कम समझ में आता है, रट लेते हैं, वो भी पास हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और अपने ओन आंसर्स में ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, विच इज़ द एक्चुअल राइट वे। आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर ओन लैंग्वेजेस में आंसर लिखने होते हैं। रटना ये कंसेप्ट नहीं होता है, रटना इज़ नॉट गुड फॉर दी स्टडीज़। वहाँ से कैसे रटने से आप चीज़ें आगे लेके कैरी ऑन नहीं कर सकते हो, लाइफ टाइम के लिए वो नॉलेज आपके दिमाग में नहीं रहता। अगर आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नॉलेज अपने दिमाग में, सेरेब्रम में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा और ओन लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग किस्म के बच्चे होते हैं, उन सबके लिए जो है पेपर बनाया जाता है कि एटलीस्ट जिसने एग्ज़ाम के टाइम पे मेहनत करी है वो पास हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस उस हिसाब से भी डालते हैं, कुछ एवरेज क्वेश्चंस डालते हैं, और कुछ क्वेश्चंस वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले डालेंगे, क्योंकि आप जितने भी बच्चे हो ना, उसमें से रैंकर्स भी सिलेक्ट करने होते हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी रहती है, जिनके कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो जब कंपटीशन टफ हो जाता है ना, तब जो सिलेक्ट करने होते हैं बच्चे कि कौन जाएगा 90-95 के रेस में, तो उस टाइम पे इजी क्वेश्चंस डाल के मतलब नहीं बनेगा। तब जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले, इन बिटवीन द लाइंस वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो आएंगे, वैसा होता है। तो उस पैटर्न में अगर हम सोचेंगे तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के जो क्वेश्चंस हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के क्वेश्चन, हर्कोगेमी, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन 2 मार्क्स क्वेश्चन है, स्पेशली द पोलन ट्यूब। पोलन पिस्टल पोलन ट्यूब बनता है, फिर ओवल के पास जाता है, गैमेट्स फर्टिलाइज करते हैं। दिस डायग्राम, आपको ये देखो तीनों डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ओके। ये तीनों डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बता रहे हैं, पोरोगैमी, चालाजोगैमी, मेसोगैमी। तो डायग्राम आएगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है कि कौन सा पोरोगैमी है, कौन सा चालाजोगैमी है, कौन सा मेसोगैमी है। या फिर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप तीनों में से कोई भी एक ड्रॉ करो। मेरे हिसाब से तो पोरोगैमी ड्रॉ करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, तो वो ड्रॉ करके एक्सप्लेन करो। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डबल फर्टिलाइजेशन। ये तो आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा, एसएससी में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के। एक यूनिक कंसेप्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये 4 मार्क्स के लिए डबल फर्टिलाइजेशन नहीं आता है क्वेश्चन, तो ये आता है 2 मार्क्स के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। कंबाइन आएगा तो आपको सिग्निफिकेंस इंक्लूड करना ही है, बट अगर समझो कंबाइन नहीं आता है तो सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन पे आ सकता है। और दूसरा एक और सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर में, सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड। कैमरा ब्लर हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हो गया फिर से। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, हेलोबियल डेवलपमेंट है, न्यूक्लियर डेवलपमेंट है, सेलुलर डेवलपमेंट, ये इसका भी वेटेज है, बट ये थोड़ा कम है, तो मार्क कर लो फिलहाल के लिए, फिर मैं आपको वेटेज के हिसाब से बताता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। द रीज़न इज के अभी रीज़न तो मुझे भी एक्चुअली पता नहीं, बट कैसा है कि डायग्राम भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करने जाओगे एग्जाम में तो ये आपका टाइम बहुत ही कंज्यूम करेगा। जैसे ए से लेके ई तक तो डायग्राम ठीक हो जाता है, बट एफ, जी और एच अगर आप डायग्राम ड्रॉ करने जाओगे तो ये डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो एज सच पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आने के चांसेस कम होते हैं। मैं सिग्निफिकेंस की बात कर रहा था, तो देखो इस चैप्टर में 2 सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सीड आता है एग्जाम में, या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन आ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड आता है एग्जाम में, या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन आ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड आता है एग्जाम में, या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन आ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन आ सकता है।
ये डॉर्मेंसी का डेफिनेशन करके रखो, 1 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड डॉर्मेंसी डेफिनेशन। एपोगेमी, एपोस्पोरी। देखो ये एपोगेमी एपोस्पोरी ये क्वेश्चन है ना उनके लिए जिनको 90+ स्कोर करना है। डेफिनेशंस में ये एमसीक्यूज में कहीं से आ जाते हैं, तो यू डू नॉट वांट टू लूज अ सिंगल मार्क, तो उस टाइम पे ये काम आएगा। पार्थेनोकार्पी। अब देख पार्थेनोकार्पी का जो टॉपिक है ये अगर आपने कर लिया पार्थेनोकार्पी, तो ये अगेन फिर से 2 चैप्टर में इंक्लूड होता है। एक तो इस चैप्टर में हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर में, प्लस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जहां पे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की स्टडी करने वाले हो, ये वहां पे भी यूज होगा पार्थेनोकार्पी। पॉलीएम्ब्रियोनी अगेन 2 चैप्टर का टॉपिक है, ये फर्स्ट चैप्टर में भी आ रहा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आएगा, तो ये आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो ये देखो ये इतने मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स को जो है हाईलाइट करके बताया। ठीक है, कि इस चैप्टर में से आने वाले कंसेप्ट जो है इतने हैं। अब अगर वेटेज के हिसाब से देखें, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि कौन सा पहले करो और किसको लीस्ट में रखो, लास्ट में रखो करने के लिए। तो देखो पहले सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन कर लेना। डबल फर्टिलाइजेशन आपने भूलना नहीं है। डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, बाद में मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, आई रिपीट, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस, टीएस ऑफ एंथर। ये 4 क्वेश्चंस आप छोड़ नहीं सकते हो इस चैप्टर में से। ये चैप्टर में से आपको ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। अगर मीडियम डिफिकल्टी लेवल मीडियम का पेपर आया, ओके, डिफिकल्टी लेवल मीडियम आया अगर पेपर, तो ये 4 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे चैप्टर 1 के क्वेश्चंस जो ये आज के वीडियो में मैंने डाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंड चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। लेकिन उसके पहले अगर आपको सेकेंड चैप्टर के इस तरीके से इंपॉर्टेंस चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं, कौन सा सीक्वेंस में पहला कौन सा टॉपिक कर ले दूसरा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर ये चैप्टर आपको करना है एंड मोमेंट प्रिपरेशन, तो पहले डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि वो हाईएस्ट इंपॉर्टेंस रखता है चैप्टर में। उसके बाद आ जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके बाद आ जाता है टीएस ऑफ एंथर एंड सॉरी पहले डबल फर्टिलाइजेशन फिर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का इंपॉर्टेंस है, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस, टीएस ऑफ एंथर एंड देन बाद में जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ये 5 सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया है, इस 5 सीक्वेंस में आप ये पढ़ना। ओके, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सेकेंड चैप्टर के भी ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलते रहे, तो जिन जिन बच्चों तक ये वीडियो जा रहा है, क्योंकि मेरा चैनल नया है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, ज़्यादा रीच आउट नहीं है, बट आगे वीडियोस बनते जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं जो बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए मैं ये टास्क देना चाहता हूँ कि देखो बच्चों, अगर इस तरीके से आगे और वीडियोस चाहिए तो मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए आपने एक काम करना रहेगा। आपने एटलीस्ट आपके 10 to 15 फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर करो, वीडियो के लिंक्स को शेयर करो ताकि वो भी देखें। एंड अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक्स ज़रूर करना। एटलीस्ट अगर एक वीडियो से मेरे 5 सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं, ओनली 5 सब्सक्राइबर्स, तो डेफिनेटली मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा तुरंत ही। ओके, एंड 5 सब्सक्राइबर्स एंड 5 to 10 लाइक्स। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है बच्चों से, लेकिन इतने एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है ना। तो इतना करिए एंड जल्दी से ही मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करूँगा विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेकेंड चैप्टर। अगर फर्स्ट चैप्टर के किसी भी टॉपिक में से आपको कोई डाउट हो और उसका अगर आप कंसेप्चुअल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, जैसे मेरे पिछला वीडियो जो था मेटाबॉलिज्म रिलेटेड, उसमें एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप इम्पोर्टेंस देने वाले थे, तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है स्पेशली उस स्टूडेंट के लिए बनाया है, ठीक है। और सारे स्टूडेंट जो 12th की एग्जाम दे रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, उनके लिए है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताओ, आई वुड बी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो
एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंस विद द सेकंड चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।